Most welcome to everyone. Myself, Dr. Vinod Kumar Yadav. Today I will discuss asthma. Asthma is a chronic disease that cause airways obstruction. अस्थमा को हम दमा भी कहते हैं। इसमें जो वायु मार्ग होता है, सांस की जो नलियां होती हैं, उसमें जब कोई ट्रिगरिंग फैक्टर जैसे डस्ट, पॉलन ग्रेन या कोई भी एलर्जेन जब एयरवेज पर अटैक करता है या एयरवेज के संपर्क में आता है तो हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होती है बॉडी में। उससे जो एयरवेज है उसमें स्वेलिंग होगा और कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब होगा। अस्थमा के पेशेंट में मिनिमल परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन हमेशा मेंटेन रहता है। जब कोई एलर्जेन जैसे पॉलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल, मिस्ट या स्ट्रेस फैक्टर अटैक करते हैं एयरवेज पर, तो एयरवेज में इन्फ्लामेशन होगा और उसकी नलियों में संकुचन होगा। संकुचन की वजह से ऑक्सीजन या एयर प्रॉपरली फेफड़ों में नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को खांसी होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उससे सांस चढ़ेगी, सांस लेने में बार बार दिक्कत होगी। और अस्थमा के पेशेंट में यह सिम्टम बार बार आएगा, रिकरेंट होगा। सिम्टम ऑफ द अस्थमा की बात करते हैं, इसमें टाइटनेस ऑफ द चेस्ट होगा, सीने में जकड़न पेशेंट बताएगा और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। पेशेंट यह बताएगा कि हमारी सांस चढ़ रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पेशेंट में बीजिंग साउंड प्रेजेंट होगा। बीजिंग जब नलियां जो है सिकुड़ जाती हैं, तो जब पेशेंट सांस को निकालता है तो एक सीटी जैसे आवाज सुनाई देती है और पेशेंट को कफ, बाउट ऑफ कफ होगा। कफ जो होगा वह बहुत लंबे समय तक रहेगा, 8 वीक से ज्यादा समय तक रह सकता है कफ। बार बार स्नीजिंग होगी पेशेंट को। काज ऑफ द अस्थमा, कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं जो अस्थमा को प्रेसिपिटेट कराते हैं। अवॉइडेंस ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर इज द बेस्ट प्रिवेंशन ऑफ द अस्थमा। जैसे कुछ पोल्यूटेंट होते हैं जो एयर पोल्यूशन काज कराते हैं, वो अस्थमा को प्रेसिपिटेट करते हैं। कुछ वर्क प्लेस पर डस्ट या फ्यूम्स होते हैं जो अस्थमा को प्रेसिपिटेट कराते हैं। केमिकल इरिटेंट, पॉलन ग्रेन जैसे पार्थिनियम के पॉलन ग्रेन अस्थमा को प्रेसिपिटेट कराते हैं। सडन चेंज इन टेम्परेचर, जब वेदर चेंज करता है, ट्रांजिशन फेज पर वेदर होता है तो अस्थमा प्रेसिपिटेट कर जाता है। स्ट्रेस भी अस्थमा को प्रेसिपिटेट करा देते हैं। फूड आइटम जैसे एग, राइस और बीट, ये भी अस्थमा को प्रेसिपिटेट कराते हैं। फैमिली हिस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन ऑफ अस्थमा, पेशेंट जब क्लिनिकल सेटअप में अप्रोच करता है तो सबसे पहले पेशेंट का हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। इसके बाद पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हीमोग्राम और इस्नोफिल काउंट हम देखते हैं पेशेंट का। इसके बाद हम चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू हम एडवाइज करते हैं पेशेंट का। इसके बाद हम हार्डिया टॉप टेस्ट जिसमें आईजीई एंटीबॉडीज हम का लेवल हम देखते हैं। पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसमें एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन को हम देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा, इनहेलर इज राइट मोड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा। ट्रीटमेंट दो टाइप होते हैं, एक रिलीवर ट्रीटमेंट होता है, एक कंट्रोलर होता है। जब एक्यूट अटैक होता है तो उसमें शॉर्ट एक्टिंग ड्रग यूज करते हैं जो अस्थमा से हमको रिलीव कराता है। इसका एक्शन कुछ ही मिनटों में आता है, जैसे लिवोसाल्बुटामॉल, साल्बुटामॉल या इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। जैसे इसके इनहेलर अस्थालीन करके आते हैं या बेंटोलीन करके आते हैं। कंट्रोलर मेडिसिन यूज करने से
एयरवेज का इन्फ्लामेशन क्योर हो जाता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसके रेगुलर यूज करने से जो अस्थमा का रिकरेंट अटैक है वह कम हो जाता है, नहीं होता है। इसको दिन में 2 बार लेना चाहिए। अगर अस्थमा पुअरली मैनेज्ड होगा तो वह अस्थमा परमानेंट और इरिवर्सिबल अस्थमा में बदल जाएगा। जो इसमें जो ड्रग है वह लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और स्टेरॉइड होती है, जैसे फोराकार्ट। फोराकार्ट में फॉर्मेंट्रॉल और ब्यूटेसोनाइड पाए जाते हैं। जो फॉर्मेंट्रॉल होता है बीटा 2 एगोनिस्ट होता है और ब्यूटेसोनाइड ये स्टेरॉइड होते हैं। अब हम बात करते हैं डाइट। डाइट में हमको क्या लेना है और क्या नहीं लेना, क्या अवॉइड करना है। पहले हम बात करते हैं क्या लेना है। जैसे फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, विटामिन सी कंटेनिंग फूड, विटामिन डी, विटामिन ए। जैसे विटामिन ए में हम कैरेट्स ले सकते हैं, गाजर। इसके बाद पपाया, पपीता हम यूज कर सकते हैं। ओट्स, दलिया। इसके बाद हम शहद का यूज कर सकते हैं। दालचीनी हमको यूज करना है। इसके बाद तुलसी का पत्ती, जैसे चाय में या किसी चीज में हम डाल करके उसको ले सकते हैं। अदरक, लहसुन। इसके बाद गरम दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके हम यूज कर सकते हैं। और एप्पल यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोटीन युक्त चीजें, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, काला चना और फ्रेशली कुक्ड फूड हमको यूज करना है। जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं उसमें ये सब चीजें खानी है। क्या हमको नहीं करना है, अस्थमा का अटैक न हो, क्या हमको अवॉइड करना है। तो जो भी अस्थमा के अटैक को ट्रिगर करते हैं, जो ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, उसको हमको अवॉइड करना है। जैसे हमको फास्ट फूड नहीं खाना है, अवॉइड करना है। तली भुनी चीजें, फ्राइड चीजें हमको नहीं यूज करनी है। हमको ऐसे फूड जो प्रिजर्वेटिव में स्टोर्ड है वैसे फूड को हमको नहीं यूज करना है, क्योंकि उस प्रिजर्वेटिव मटेरियल में सल्फाइड पाया जाता है जो एलर्जेन का काम करता है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं यूज करना है हमको। इसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं यूज करना है अस्थमेटिक पेशेंट को। प्रोसेस्ड फूड भी नहीं यूज करना है, क्योंकि ये भी एलर्जेंस का काम करते हैं। मूंगफली में भी एलर्जन पाए जाते हैं जिसमें खांसी आती है बार बार, तो मूंगफली भी नहीं खाना है। इसके बाद फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब नहीं यूज करना है। नमक कम यूज करना है अस्थमेटिक पेशेंट को। अस्थमा के पेशेंट को हैवी मील नहीं लेना है। उसके मोटापा को कम करना है, क्योंकि मोटापा अस्थमा को प्रेसिपिटेट कराता है। स्मोकिंग को कम करना है, स्मोकिंग नहीं करना है। इमोशनल स्ट्रेस को कम करना है। घर को साफ सुथरा रखना है। और घर में पेट्स नहीं होने चाहिए, जैसे डॉग या कैट या कोई भी पेट्स। थैंक यू फॉर माय वाचिंग।